नमस्कार दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 7 में आज मैं जो क्वेश्चन आंसर है उसके पॉपुलेशन से रिलेटेड उसको मैं बताऊंगी। और इसके बाद जो है पॉपुलेशन के थियरीज रह गए हैं और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जनांकिकी संबंधी जो प्रश्न है और इसमें जो शब्दावली होती है उसको मैंने पहले ही बता दी। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होता है वो शब्दावली से पूछे जाते हैं। और आज जो इसमें क्वेश्चन आंसर है ये क्वेश्चन आंसर मोस्ट है जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, इसमें क्या है कि जब जन्म दर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी ज़्यादा का मतलब है कि जितने बच्चे जन्म लिए उनमें से ज़्यादातर बच्चे जीवित रहते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि चिकित्सा में बहुत ज़्यादा हाई फाई वृद्धि हो चुकी होती है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी विकसित होती है जिसमें बच्चे को बचा लिया जाता है, तो इसमें क्या है, मृत्यु दर भी कम है, क्योंकि मृत्यु के समय भी व्यक्ति जो होता है तमाम बीमारियां होती हैं उसको बचा लिया जाता है। वेंटिलेटर वगैरह, आईसीयू की व्यवस्था है, और भी टेक्नोलॉजीज विकसित होती ही चली जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये इसमें क्या है, सक्रिय जनता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे कम जन्म लेंगे यानी छोटे बच्चों की संख्या कम होगी और मृत्यु दर भी कम होगी, यानी जो तजुर्बे वाले लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो सक्रिय जनता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि यह किसका कथन है कि समाज में विकास के साथ ही जनन क्षमता में वृद्धि होती है। तो यह जो कथन है वो हुअर का है। ठीक है, उन्होंने कहा कि यदि कोई अविकसित देश है वो आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है, तो क्या होगा, जनन क्षमता जो है उसकी बच्चे की जन्म देने की क्षमताएं बढ़ती हैं, जन्म दर जो है वो बढ़ेगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में आंतरिक प्रव्रजन का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो आंतरिक प्रव्रजन का मतलब क्या है, मैंने आपको कल बताया था, कल के चैप्टर में, इन माइग्रेशन। ठीक है, इन माइग्रेशन का मतलब होता है कि अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव गए, एक शहर से दूसरे शहर गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए, तो वो क्या है, वो इन माइग्रेशन है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो विवाह होता है, क्योंकि जो शादियां होती हैं, आपने देखा होगा कि अपने गांव में शादी करना निषेध होता है, तो अक्सर जो महिलाएं होती हैं उनको कहीं बहुत दूर नहीं जाना है तो अपने गांव से बाहर तो जाना ही है। ठीक है, तो लाखों शादियां रोज हो रही हैं, तो लाखों लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आंतरिक प्रयोजन का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो विवाह होता है, जबकि शिक्षा और व्यवसाय के कारण बहुत ज़्यादा लोग बाहर नहीं जाते। ठीक है, विवाह सबसे ज़्यादा होता है जिसके कारण आंतरिक प्रयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि समाज में जीवन शैली में समूचे विकास के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी ना, यहाँ पे देखिए जन्म दर होगा। ठीक है, जन्म दर में कमी ना आए तथा इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में बहुत तेज विस्फोट होता है, तो ये सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो सिद्धांत है वो जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनांकिकी का संबंध समष्टि के व्यवहार से है, न कि व्यष्टि के व्यवहार से। यह कथन किसका है, ये कथन देखिए बर्कले का है। ठीक है, बर्कले ने कहा है कि जो जनांकिकी होती है इसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार को हम नहीं देखते, बल्कि पूरे समाज के एक वर्ग को लेते हैं और उसको हम देखते हैं। तो ये समष्टि के व्यवहार, समस्त समूह के व्यवहार की बात की जाती है, व्यष्टि यानी व्यक्ति के व्यवहार की बात नहीं की जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामाजिक जनसांख्यिकी में निम्नलिखित में से किस संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि आयु और लिंग पिरामिड। ठीक है, तो जनसंख्या का जो पिरामिड होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी किसी देश की में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले पिरामिड ही बनाया जाता है। तो जो पिरामिड होता है उसमें आयु और लिंग की रचना की बात की जाती है। ठीक है, तो सामाजिक जनसांख्यिकी में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, आयु और लिंग की रचना पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा विचार इस मत का खंडन करता है कि धनी व्यक्ति स्वयं जानबूझकर जन्म दर कम रखता है ताकि वह गरीबी रेखा से ऊपर जा सके। ठीक है, तो इस मत का यहाँ पे खंडन करना है, इसका समर्थन नहीं करना है, खंडन करना है। तो ये कौन कहता है कि ये चीज़ जो है वो गलत है कि धनी व्यक्ति जानबूझकर बच्चे कम करते हैं ताकि गरीबी रेखा से वो ऊपर जा सके। ठीक है, तो ये तर्कवाद कहता है कि इसमें कोई तर्क नहीं है कि धनी व्यक्ति ऐसा करेंगे। अगर किसी के पास बहुत धन है तो अगर उसके 4 बच्चे भी हैं तो वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं कुछ तो बिजनेस ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, तर्कवाद इसका खंडन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जनांकिकी परिवर्तन के बहुपक्षीय प्रत्युत्तर का सिद्धांत। ये सिद्धांत देखिए माल्थस ने दिया था। माल्थस ने कहा था कि जो जनसंख्या है वो और जो खाद्य आपूर्ति है यानी जो संसाधन है, देखिए जितने लोग जन्म लेंगे सबको खाने की ज़रूरत है, ये ज़रूरी है कि सबका पेट भरे, सबको उनकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाए। ठीक है, ये पूरी कैसे होगी, प्रकृति के द्वारा होगी। ठीक है, तो प्रकृति क्या करती है
कि जन्म दर के आधार पर वो चीज़ों को लोगों को प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यदि जन्म दर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि प्राकृतिक संसाधनों के दोगुने हो जाए तो क्या होगा, इसके बारे में माल्थस ने अपना सिद्धांत दिया है और इसको मैं बहुत ही सरल ढंग से आपको डिस्क्राइब करूँगी अच्छे से। तो इसके बाद जो है माल्थस का जो सिद्धांत है जनांकिकी को लेकर, उसके संबंध में वीडियो बन जाएगा। और देखिए, वीडियो डालने का कोई निश्चित समय नहीं रहेगा कि अभी मैं शाम को वीडियो डालती हूँ या फिर रात को। मेरे मैक्सिमम वीडियो जो है वो लेट नाइट को ही आएंगे, ठीक है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को, इस तरह से वीडियोस जो है अपलोड होंगे, उस हिसाब से जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा, आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा। और भी जो मैटर्स हैं, जो चीज़ें हैं, यानी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं, मेरे जैसे आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हुबहू कोर्स टू कोर्स नहीं चल सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी पूछी जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल कोर्स में जो है, कोर्स में अगर पॉपुलेशन की थियरी है तो केवल पॉपुलेशन का थियरी ही पूछ लेगा, अगर वो लिंगानुपात पूछ लेगा तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, को रिलेट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि आपको पूरा पूरा लेसन जो है अच्छे से रीड करना है। टाउन जनगणना, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में टाउन जनगणना की परिभाषा बहुत लंबी अवधि तक एक ही रही, इस राष्ट्रीय स्तर पर कब संशोधित किया गया। तो टाउन की बात देखिए पहले नहीं की जाती थी, पहले गांव और शहर ही थे। और 1961 में 1961 में टाउन जनगणना को परिभाषित किया गया, संविधान में इसका प्रावधान किया गया कि जहाँ पे 5,000 से अधिक जनसंख्या रहेगी उसको हम टाउन घोषित कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए द्विगुणन समय की अवधारणा का संबंध किससे है, तो ये जनसंख्या से है। और द्विगुणन समय की बात की थी माल्थस ने, तो ये माल्थस के थियरी से कोरिलेट है, ठीक है। अगर ये पूछता है कि द्विगुणन समय की अवधारणा किसके थियरी में झलकता है, तो वो है माल्थस। और इसमें जनसंख्या की बात की गई है। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या जो है वो द्विगुणन ढंग से, यानी गुणे करके वो आगे बढ़ता है, ज्यामितीय ढंग से आगे बढ़ता है, जैसे 2 गुणे 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जनसंख्या तो गुणे करके आगे जा रहा है और जो संसाधन है वो 1 2 3 4 के हिसाब से बढ़ रहा है। इसको मैं उनके थियरी में अच्छे से बताऊंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में नगर की जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो नगर की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है प्रव्रजन, ठीक है। यानी नगरों में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जन्म ले रहे हैं, लेकिन गाँव से लोग आकर नगर में बस रहे हैं, क्योंकि उनको व्यवसाय के सबसे ज़्यादा साधन नगर में मिल रहे हैं। शिक्षा के लिए भी गाँव से लोग शहर में जाकर रह रहे हैं, ठीक है, बच्चे पढ़ने के लिए नगर में रह रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि नगरों की जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी प्रव्रजन ही सबसे बड़ा कारण है नगर में जनसंख्या वृद्धि का। किसी न किसी कारण से लोग शहर में जाकर बसते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जनसंख्या में नवजात भार और गर्भ अपव्यय का मूल कारण क्या है। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत ही कम वेट होता है, या फिर 3-4 महीने का बच्चा हुआ पेट में तो अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, वो क्यों होता है, तो उसका देखिए है मातृ कुपोषण, यानी माँ जो है वो अच्छे से फूड नहीं ले रही है, अच्छे से पोषक तत्व नहीं ले रही है। तो क्या होगा, बच्चे जो है ऐसे स्थिति में बच्चा जो है अबॉर्ट हो जाता है, वो जन्म नहीं ले पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है पेट में ही, ठीक है। आपने देखा होगा कि आजकल जंक फूड बहुत लोग खाते हैं, और ऑयल जो खाते हैं तो उसमें भी तमाम प्रकार की चीज़ें मिली होती हैं, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपने शरीर में स्लो पॉइजन डाल रहे हैं एकदम से, जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अभी आपने देखा होगा सरसों के तेल में सबसे ज़्यादा डीजल पाया जाता है, जो जला हुआ डीजल होता है उसको लोग सरसों के तेल में डाल के सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग, अगर शरीर में डीजल जाएगा तो क्या हाल करेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा जो रिफाइंड ऑयल होता है वो बहुत ही जहरीला होता है, उसमें बहुत ही ऐसे तत्व होते हैं जो हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हमेशा शुद्ध चीज़ ही खाने को मिले, ठीक है। और जंक फूड और ये सब चीज़ें, इनसे परहेज करना चाहिए, जबकि ये सब नहीं हो रहा है। लोग स्वाद के चक्कर में फालतू की चीज़ें खा लेते हैं, जिससे बच्चा जो होता है वो न्यून नवजात भार के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। नंबर 13 है कि विभिन्न देशों में प्रजनन व्यवहार की तुलना करने के लिए किस मापक का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रजनन व्यवहार होता है, यानी यूएसए में इतना है, फिर अफ्रीकी देशों में इतना है, जनजातियों में ऐसा है, भारत में ऐसा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसकी जब हम तुलना करते हैं तो वो एक मापक होता है, उसमें मानिकता जन्म दर मापक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है कौन से देशों में।
कौन से राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे केरल हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इधर के जो राज्य हो गए, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है। बाकी के और जो इलाके होते हैं वहाँ पे साक्षरता बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रवाद और जनसंख्या के विषय में क्या सत्य है। तो सत्य क्या है राष्ट्रवाद और जनसंख्या के विषय में, दोनों विरोधी हैं कि दोनों संबंधित हैं कि दोनों निर्भर है एक दूसरे पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए जो राष्ट्रवाद और जनसंख्या दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अलग अलग देशों में जो जनसंख्या होती है, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया क्या है, राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम इंडिया से संबंधित है, और यहाँ की जनसंख्या यूएसए से क्या है, प्रभावित है, सॉरी यूएसए से डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट है, अभी आप यूएसए में रह रहे हैं तो यूएसए में आप वहाँ की राष्ट्रीयता आपकी हो जाएगी और वहाँ पे जनसंख्या आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग देशों में जनसंख्या के अलग अलग तरीके होते हैं, कहीं पे ज़्यादा जनसंख्या, कहीं पे कम जनसंख्या। अभी आप अफ्रीकी देशों में जाएंगे, वहाँ पे दूसरी जनसंख्या, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रीयता का देशों से अलग अलग देश जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अगर आपका देश चेंज हो गया तो वहाँ की जनसंख्या चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमारे यहाँ एक स्टेट में जितनी जनसंख्या होगी उतना एक देश में जनसंख्या होती है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है। अभी आप चीन में जाएंगे तो और ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आर्थिक रूप से पिछड़े राष्ट्र जब औद्योगिक होते हैं या फिर उनका रहन सहन सुधरता है, ज़्यादा बड़ा होता है, तो उनकी जन्मदर जो है वो गिरेगी। यह व्याख्या किस पर आधारित है। तो ये व्याख्या जो है देखिए आर्थिक रूप से जो विकसित देश हैं उनके इतिहास पर आधारित है, यानी जो पहले जो अविकसित देश थे वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से क्या हुए, विकसित हो गए। जब विकसित हो गए तो हम उनको फॉलो करने लगे कि हाँ उन्होंने ऐसे ऐसे विकास किया तब ये चेंज आया, तो उसके आधार पर ये बात निकली है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमा करने का सर्वोत्तम रास्ता है। यह नारा दिया गया, कहाँ पे दिया गया, यह नारा दिया गया विश्व जनसंख्या सम्मेलन 1974 में काहिरा में जो हुआ था। तो इसमें देखिए क्या है कि इन्होंने बताया है वहाँ पे समस्त जो जनांकिकीविद थे, जो पॉपुलेशन के स्पेशलिस्ट लोग थे, पूरे विश्व के सब लोग इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने ये बात कही थी कि यदि किसी देश की जनसंख्या वृद्धि को धीमा करना है, कम करना है, तो वहाँ पे विकास की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को वहाँ पे लाइए, विकास कीजिए, और जैसे ही लोग विकास करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि को स्वयं ही वो धीमा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण उपादान जो जन्म दर और मृत्यु दर का निर्धारण करता है कौन सा है। यानी जब हम जनांकिकी का अध्ययन करते हैं तो कौन से ऐसे कारक हैं जिसमें हम जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का निर्धारण को देखते हैं। तो क्या है वो, प्रजनन दर, ठीक है। तो प्रजनन दर क्या होता है, प्रजनन दर में यानी जो जन्म दर होता है वह निर्धारित करता है कि जो देश है, कोई भी एक स्पेशल देश है, वहाँ पे जन्म दर क्या होगी, मृत्यु दर क्या होगी, वो प्रजनन दर के आधार पर निर्धारित होता है। यानी कितने ऐसे लोग हैं जो बच्चे जन्म देने की क्षमता रखते हैं। प्रजनन दर क्या है, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, ठीक है। तो प्रजनन दर ही निर्धारित करता है कि किसी देश की जन्म दर क्या होगी, मृत्यु दर क्या होगी, और उस देश की जनांकिकी स्थिति क्या होगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जनसंख्या सूची स्तंभ आयु और लिंग संरचना से संबंधित है, इसमें क्या अंकित किया जाता है। तो इसमें देखिए एक्स अक्ष जो है वो क्या करता है, वो लिंग को प्रदर्शित करता है, और वाई अक्ष जो है वो आयु को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसमें जो जनसंख्या का सूची जो स्तंभ होता है, मैंने आपको बताया था कि जो पिरामिड होता है वो जनसंख्या के लिंग और आयु की संरचना के आधार पर बनता है, ठीक है। यानी इतने लिंग के इस प्रकार के बच्चे या फिर लड़की या फिर लड़का, इतने लोग पैदा हुए, इतने लोग मरे, इतनी आयु तक वो जिंदा थे, उसी हिसाब से जो पिरामिड हो धीरे धीरे सकरा होता चला जाता है, ठीक है। तो ये बात है, ये आपके आंसर की है, ठीक है। आज हम पॉपुलेशन के चैप्टर फिनिश कर देंगे और उसके जो सिद्धांत से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आज आपको मिल जाएंगी।